हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी के हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के। तो उसी श्रृंखला में ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए, एसएससी जीडी के बारे में बहुत सी एक दुविधा बनी हुई है लोगों को कि पेपर पहले जैसा ही आएगा। कुछ बदलाव किए हैं, आप लोग साइट पे जाके देख लेना। अगर आप साइट पे नहीं देख सकते हो तो आप मुझे फॉलो करिएगा। मैं सारी भी चीजें जो बता रहा हूं वो नए पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। पेपर भी जो लगवा रहा हूं वो नए पैटर्न के हिसाब से लगवा रहा हूं, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं बिना ज्यादा समय को बर्बाद किए हुए। देखिए, इस तरीके का आपके सामने एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश से 3 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निर्देश क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और हम उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मतलब अपन को क्या करना है, पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर हमसे 3 प्रश्न गद्यांश के पूछेगा और हमें उसी गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न देने हैं। गद्यांश को बड़ा सावधानी से पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, गद्यांश क्या कह रहा है, परतंत्रता। परतंत्रता मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन। एक मृत्यु पाश है, मृत्यु मतलब मौत, पास मतलब बांधना, है ना। तो परतंत्रता एक मृत्यु पास के सदृश होती है, के समान होती है। जो मानव इसके पास में आबद्ध होता है वह संकल्प विहीन हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति पर अधीन हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, उसका कोई अपना संकल्प नहीं रहता, उसकी कोई अपनी दृढ़ शक्ति नहीं रहती, उसकी प्रज्ञा मंद पड़ जाती है। प्रज्ञा मतलब क्या होता है, विचार करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता या प्रगति करने की क्षमता क्या होती है, मंद पड़ जाती है, तथा उसके स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं। मतलब उसके जो विचार होते हैं स्वच्छंद नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, किसी ना किसी पर आधारित होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर उसका स्वामी जो उसे दे रहा है आदेश, वो उसी आदेश पे चलेगा, अपने आप कोई नया काम नहीं कर सकता। स्वाभिमान की उसमें तनिक गंध शेष नहीं होती है, स्वाभिमान भी उसका खत्म हो जाता है और विश्व के मानव भी उसे उचित गौरव प्रदान नहीं करते। मतलब विश्व के लोग या उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसे सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति का विचार त्याग देता है तथा यंत्रवत, यंत्रवत मतलब मशीन की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, यंत्रवत कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति पल पल पर मुखापेक्षी हो जाता है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, इस पूरे गद्यांश में यह कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के अधीन हो जाता है, जिसमें अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो एक मशीन की तरह हो जाता है और वह अपने स्वामी की तरफ देखता रहता है कि हमारा स्वामी जो आदेश देगा हम उस आदेश की पूर्ति करेंगे, वरना तो हम शांति से बैठे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पल पल पर मुखापेक्षी हो जाता है का आशय है। देखिए, ये लाइन है, ऐसा व्यक्ति पल पल पर मुखापेक्षी हो जाता है, मतलब दूसरे की तरफ देखता है कार्य के लिए, खुद स्वयं अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वह स्वयं सभी कार्य करता है, जी नहीं। दूसरा ऑप्शन है वह स्वतंत्र रूप से स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता है, ये सही है। तीसरा है उसकी कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, नहीं, कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। आप देखिए, पूरे हमने गद्यांश को पढ़ा, उसका सार निकाला और वहां से जो प्रश्न पूछा गया वो हमने किया। पहले क्या होता था, हम लोग जब स्कूल में होते थे तो गद्यांश सरल पूछे जाते थे, तो हम क्या करते थे, प्रश्न देख लेते थे, पल पल पर मुखापेक्षी, और पूरे गद्यांश में देख लिया ऐसा कहां लिखा है, और वहीं से फिर वहीं तक क्या करते थे, उतार देते थे। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको गद्यांश का सार समझना होगा, फिर उसका उत्तर देना होगा। तो पहला उत्तर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। गद्यांश देखिए बेटा सेम है, वही है, बस उसको उतार दिया गया। प्रश्न देखते हैं, यंत्रवत कार्य करता है। मैंने आपको लिखा बताया था, यंत्रवत कार्य करता है मतलब मशीन की तरह काम करता है, मतलब उसका स्वामी जो बोलेगा वही करेगा, अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करेगा। स्वयं कार्य करने लगता है, गलत। अच्छा कार्य करने लगता है, गलत। अपने स्वामी के ऊपर आश्रित रहता है, बिल्कुल सही। वो फिर क्या करता है, अपने स्वामी के ऊपर आश्रित होता है। स्वामी ने जितना कह दिया उतना करता है, स्वामी ने जितना नहीं कहा उतना नहीं करता है। समझ गए आप मेरी बात को, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। अगला देखिए, फिर तीसरा प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न में भी गद्यांश वही सेम है, उसकी प्रज्ञा मंद पड़ जाती है। प्रज्ञा कैसी पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है का आशय है। तो कमजोर पड़ जाती है, विकास रुक जाता है, सहनशील पड़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, उसकी प्रज्ञा मंद पड़ जाना। प्रज्ञा मंद पड़ जाना मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाना, और किसी व्यक्ति की अगर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, उसका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ डिसीजंस जो हैं वो स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न हमने कर लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमें देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य, अपराधी दंड पाने के योग्य है। पहली बात तो आप एक चीज समझ लीजिए, अपराधी के साथ, दंड के साथ योग्य शब्द नहीं लगाते हैं। दंड के साथ योग्य शब्द नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। अब देखो, अगर केवल आपको यही एक चीज पता है कि दंड के साथ योग्य नहीं लगाते हैं, तो आप देख लो खटाक से जिनमें जिनमें योग्य है उन्हें काट दो, बचा कौन सा, बी बचा, यहीं से आप मार दोगे। अपराधी दंड का अधिकारी है, ये ही बिल्कुल सही आंसर हो गया। मैं समझ सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे अगर इस क्वेश्चन को करते तो वो गलत ही कर देते, लेकिन अब हम लोग आज के बाद से ये गलत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दंड के साथ अधिकारी लगाएंगे, ना कि योग्य लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप बच्चों। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कनक कनक शब्दों में अलंकार है। तो एक अलंकार होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द अगर एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आए, अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बापाए बोराए। यहां पे एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा, तो देखो कनक कनक 2 बार आया और अर्थ भी अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ऐसे ही बेटा मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, 3 बेर खाती थी वे अब 3 बेर खाती हैं। अब देखो बेटा, 3 बेर और 3 बेर यहां पर आया, 3 बेर 3 बेर, लेकिन यहां पर 3 बेर का मतलब है 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और यहां पर 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के फल, 3 बेर के फल। तो यहां पर भी बेटा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को कि नहीं समझ गए। काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा। यहां पे बेटा देखो घटा घटा 2 बार आया, एक घटा का मतलब है काली घटा, आसमान की घटा, ठीक है ना, और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए, एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़िए। प्रसून पर्यायवाची है, पर्यायवाची की सीरीज में हमने खूब बताया था। प्रसून जो होता है पुष्प का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, पुष्प का पर्यायवाची होता है। इसका एक और पर्यायवाची जो होता है वो कुसुम भी होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, आंसर है इसका बी, ठीक है। चलिए
मैं आपसे एक गारंटी देता हूं, जो भी एसएससी जीडी की मेरी सारी सीरीज देख लेगा, हिंदी की और जीएस की, उसे दिक्कत न्यूनतम होगी, मैं बता रहा हूं पेपर में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न आपको आसानी से पेपर में मिल जाएंगे। वह जिसके समान दूसरा नहीं है, देखो बेटा, जिसके समान दूसरा नहीं होता है उसे बोलते हैं अद्वितीय, कोई दूसरा उसके समान नहीं है, अद्वितीय, ना दूसरा, है ना, कोई दूसरा उसके समान नहीं है, वो सिंगल पीस है इस दुनिया में। तो आंसर हो गया क्या? बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो गया। 20 क्वेश्चन है, हम लोग कर लेंगे अभी 10-15 मिनट में। चोर पर मोर, ठीक है ना, का आशय है, देखो दादा, चोर पर मोर उसके लिए कहा जाता है कि बाप 9 नंबरी और बेटा 10 नंबरी, या बेटा 10 नंबरी बाप 9 नंबरी, ऐसा करके, मतलब एक धूर्त है, दूसरा उससे भी ज्यादा धूर्त है ना। तो चोर के पास मोर सोने की मोहर है, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। मतलब आप तो हो चोर और आपको जो साथी मिला वो है महाचोर, तो आप क्या हो गए? चोर पर मोर हो गए, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिए, दो नावों पर पैर रखना, ये आपने बहुत सुना होगा, दो नावों पर पैर रखना। तो दो नावों पर पैर रखना मतलब, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा एक ही दिन एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पड़ा है, मैं तो दोनों नावों में पैर कैसे रख पाऊं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तो क्या है? दुविधा में पड़ जाना या दुविधा में रहना, दो नावों पर पैर रहना, दुविधा में रहना, ठीक है बेटा। आग का तत्सम, देखो बेटा, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी प्रचलित है, उन्हें कहते हैं तत्सम, ठीक है ना। तो तत्सम, आग का तत्सम होता है अग्नि, क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक है, याद रखिए, संस्कृत के शब्द होते हैं ये। आप में अगर आपको तत्सम तद्भव पढ़ने हैं तो मैंने एक सीरीज डाल रखी है तत्सम तद्भव की, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे पढ़ लेना, एक भी तत्सम तद्भव जो है उससे बाहर नहीं जाएगा। बड़े अच्छे से उसमें बताया, ट्रिक भी बताई है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन बिना पढ़ा आ जाए तो आप कैसे उसे मार सकते हो, ठीक है। अगला है, जिनकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं, तो जिनकी सहन शक्ति अच्छी होती है उसे कहते हैं सहनशील, क्या कहते हैं? सहनशील। लेकिन यहां पर देखिए कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है सहनशील वाला, तो अपन को क्या करना है? ऑप्शन में से ही चुनना है। तो अगर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो निकटतम चुनते हैं। तो देखो, सहिष्णु जो शब्द है वो इसके साथ क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन खा जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग सहिष्णु मानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जी जान पर खेलने का आशय है। देखो, मैं जब तक आपको थोड़ी सी थ्योरी बताया करूं तब तक आप अपना आंसर सोच लिया करो, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप भी कितने परसेंट कर पा रहे हैं। जी जान पर खेलने का आशय है सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही है ए, सब कुछ बलिदान करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कदम लड़खड़ाना, मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन है? हाँ, टिक ना पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना, असमर्थ हो जाना। तो बेटा कदम लड़खड़ाना मतलब टिक ना पाना। अंग्रेजों के सामने, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों के कदम लड़खड़ा गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब वो टिक ना पाए। चलिए आगे देखते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहते हैं, देखो बेटा, जो डेली छपती है, प्रतिदिन छपती है, प्रतिदिन, उसे बोलते हैं दैनिक, ठीक है ना। जो सप्ताह में छपती है उसे बोलते हैं साप्ताहिक। जो 15 दिन में एक बार छपती है उसे बोलते हैं पाक्षिक, और जो 6 माह में एक बार छपती है उसे बोलते हैं अर्धवार्षिक, और जो साल में एक बार छपती है उसे बोलते हैं वार्षिक।
क्या बोलते हैं उसे? वार्षिक। ठीक है ना? तो आप समझ जाइए आपसे क्या पूछा है, 15 दिन वाला पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पाक्षिक। ठीक है ना? हमारा आंसर क्या है? पाक्षिक। ठीक है। प्रासाद का आशय है, बेटा इसमें से ज्यादातर बच्चे जो है वो गलत आंसर इसका लगाते हैं। प्रासाद, ये है प्रासाद। प्रासाद का महल होता है, प्रासाद का अर्थ होता है महल, और जो हम लोग खाते हैं वो होता है प्रसाद। वो क्या होता है? प्रसाद होता है। ये है प्रासाद। ठीक है ना? तो प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है ना? उद्देश्य का समानार्थी है। देखिए उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन में, तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन में, तो उद्देश्य का जो समानार्थी है वो होगा क्या? लक्ष्य होगा। ठीक है बेटा। निम्नलिखित वाक्य में किसी एक भाग में अशुद्धि है, अशुद्धि वाले भाग को चुनिए। तो देखो बेटा, प्रेमचंद्र ने, पहला भाग ये हो गया। फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा में, दूसरा भाग ये हो गया। मानव मनोभावों का, तीसरा भाग ये हो गया। सचित्र चित्रण किया, चौथा भाग ये हो गया। तो अब देखो मेरे बच्चे, प्रेमचंद ने फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा में मानव मनोभावों का सचित्र चित्रण किया। मेरे बच्चे सचित्र भी लगा दिया आपने चित्र के साथ, और फिर चित्रण भी लगा दिया आपने, तो ये तो गलत हो गया ना। मैं प्रातः काल सुबह उठता हूं, मैं प्रातः काल सुबह उठता हूं, मतलब प्रातः काल भी कह रहे हो और सुबह भी कह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं लेट नाइट, रात में खाना खाता हूं। अच्छा, तुम लेट नाइट भी खाते हो और रात में भी खाते हो, दोनों चीजें एक साथ। तो देखिए, सचित्र और चित्रण ये सब एक साथ लगा दिए, इसलिए यही गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा चौथे में गलती है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही अगर उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग आगे लगते हैं। तो देखो, निर्वासित में दूर से लग रहा है इत, इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। तो देखिए, इत, सित, इक, इनमें से कोई नहीं, तो इत। आंसर क्या सही हो जाएगा? इत सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न बहुत सरल होते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से टेक्निकल होते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल है ना, तो समयानुकूल है। क्या है? समयानुकूल है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को आप लोग करोगे और आप मुझे आंसर दोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो भी आंसर सही होगा वो मैं अगली सीरीज में दूंगा। आप सब लोग ऑप्शन में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर देंगे, इससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी है। ठीक है ना? आप लोग इसके आंसर दोगे, इसका आंसर मैं नेक्स्ट सीरीज में दूंगा। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है कभी नष्ट ना होने वाला, नष्ट होने वाला, फैलने वाला, इनमें से कोई नहीं। बेटा, हिंदी की सीरीज 20 क्वेश्चन मैंने करा दी, ऐसी ही मैं 10, 20, 50 सीरीज कराऊंगा, पेपर वहीं से मिल जाएगा। निश्चिंत हो जाओ। मिशन SSC GD। जय हिंद, जय भारत।